हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर उसका एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं टोटल चैप्टर। और आज मैं उसमें चैप्टर 1 में मैं टोटल 3 वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट किया था और आज मैं केवल आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट करके दिखा दूंगा, ठीक है। जिसमें आपको मात्र क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक आपको देखना है और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ये सारे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, ठीक है। तो देखिए, मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि इसमें किसी भी क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। यदि ऑप्शन सबका 4-4 पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर को समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है? E बराबर -dV/dr। ये मैंने सीध करके भी दिखाया है एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो E बराबर -dV/dr होता है। -dV/dr को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है -dV/dr को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी जिसका SI यूनिट होता है जूल पर कूलम। तो किस फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट जूल पर कूलम होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जूल पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और V बराबर होता है W/Q। तो W यानी यहाँ पर W का SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, और चार्ज का SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। तो जूल पर कूलम किसका SI यूनिट हुआ? पोटेंशियल का SI यूनिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी -dV/dr। इसका आपको SI यूनिट बताना है। तो ऊपर में क्या है? V पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द या राइट द डायमेंशन फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कि V बराबर W/Q था क्या नहीं? तो W का SI डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? याद है? बोलिए तो ml² T⁻⁻²। और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए ना, AT, ठीक है। तो देखिए, इसको इस तरह ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, A का पावर ऊपर जाएगा, T का पावर ऊपर जाएगा। तो A का पावर में 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो A का पावर -1 हो जाएगा। T का पावर 1 है तो T का पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर T का पावर पहले से -2 है तो T का पावर -2 और T का पावर -1 टोटल कितना हो जाएगा? T का पावर -3। और यहाँ पर A का पावर -1, A का पावर +1 ऊपर जाएगा तो A का पावर -1 बन जाएगा और पहले से ml² था ml²। तो ये आपका कंप्लीटली डायमेंशन फार्मूला क्या बन रहा है? ml² T का पावर -3 और A का पावर -1। फिर से ml² T का पावर -3 A का पावर -1, ml² T का पावर -3 A का पावर -1, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर चार्ज दे दिया है और वर्क दे दिया है, यानी आपको W का वैल्यू दे दिया है और Q का वैल्यू दे दिया है। W का वैल्यू आपको 5 जूल दे दिया है और Q का वैल्यू 0.5 कूलम दे दिया। आपको पूछ रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। W/Q ये ऊपर जाएगा तो नीचे 10 है, ऊपर 10 आएगा तो 5 कट गया तो टोटल 10 वोल्ट। पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया? 10 वोल्ट, वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, आपको चार्ज दे दिया 2 कूलम, मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, मेंटेन एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आपको पोटेंशियल दे दिया है, चार्ज दे दिया, आपको एनर्जी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी यानी वर्क निकालने बोल रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यानी अभी आप पढ़े तो V बराबर क्या था? W/Q। तो यहीं से आप W को निकाल सकते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई VQ हो जाएगा। तो V का वैल्यू दे दिया 1 वोल्ट, Q का वैल्यू दे दिया 2 कूलम, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी कितना आ जाएगा आपका? U बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2 जूल, ठीक है, यही लिखा है, देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन अ कंडक्टर, आपको एक कंडक्टर दे दिया, ठीक है, आपको एक कंडक्टर दे दिया, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि पॉइंट P इज एट अ हाई पोटेंशियल। यहाँ पर दो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट Q है। देन अनदर पॉइंट Q इन विच, और बोल रहा है कि पॉइंट P में हायर पोटेंशियल है। क्या है? हायर पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल है, और Q में लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रॉन मूव, तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। इसमें हाई पोटेंशियल है, इसमें लो पोटेंशियल है, ठीक है, इस पॉइंट में हाई पोटेंशियल P पॉइंट में और Q पॉइंट में लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E का वैल्यू, या फिर चार्ज का, चार्ज किधर जाएगा? चार्ज जाएगा आपका इधर, यानी इधर हाई मतलब क्या, मान लेते इधर पॉजिटिव है, इधर लो मतलब क्या, इधर नेगेटिव है, तो चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है? बस जस्ट उसी का उल्टा, इधर लो से हाई की तरफ। कभी भी आपको पूछा जाए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है, तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको जस्ट बता देना उसका उल्टा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। समझ में आ गया? वही लिखा है यहाँ पर आंसर, फ्रॉम Q टू P, यानी Q से P की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कंजर्वेटिव फोर्स का, संरक्षण बल का आपको 2 एग्जाम्पल देने बोल रहा है, तो इसका सिंपल सा 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों क्या है? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट पॉइंट एट इन्फिनिटी। आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है, और चार्ज कहाँ रखा है? चार्ज इन्फिनिटी में रखा, अनंत में रखा है। आपको पूछ रहा है कि अनंत में रखा है, तो आपको पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर एक फॉर्मूला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो यहाँ पर R² हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा? केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1Q/R हो जाएगा। तो देखिए, आपको बोल रहा है कि चार्ज कहाँ रखा है? इन्फिनिटी में रखा है, यानी अनंत में रखा है, मतलब एक पॉइंट से बहुत दूर में रखा है। बहुत दूर में मतलब क्या? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल उसका क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यदि आपका रेडियस बढ़ रहा है, यदि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है। यदि डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, यदि डिस्टेंस घटता है तो पोटेंशियल बढ़ता है, यानी उल्टा होता है। तो यदि हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा कम मतलब क्या? 0 भी हो सकता है। तो बस इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? यदि चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी में रख देंगे तो आपका पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच, आपको बताना है कि वह कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक डायपोल के कारण मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक डायपोल का पोटेंशियल का वैल्यू एक किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? डायपोल का पोटेंशियल का वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? तो डायपोल का पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होता है आप जानते हैं? एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन में। एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर यदि हम उस पॉइंट को रख देंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमेशा हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और यदि हम लोग डायपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे और उस पॉइंट को हम लोग रख देंगे इक्वाटोरियल लाइन में, ठीक है, या फिर इक्वाटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट में, ठीक है, तो हमको पोटेंशियल का वैल्यू सबसे लीस्ट मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हमको कहाँ रखना है? एक्सियल पॉइंट पर, यानी एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं। वहीं इसका उल्टा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉइंट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा, किसके कारण? ड्यू टू ए डायपोल के कारण। तो कहाँ पर? इक्वाटोरियल पॉइंट। मैक्सिमम पूछेगा तो एक्सियल, मैक्सिमम पूछेगा तो एक्सियल होगा, ठीक है, एक्सियल लाइन में। यदि मिनिमम पूछा तो कहाँ? इक्वाटोरियल लाइन में, ठीक है, इक्वाटोरियल लाइन में। देखिए यहाँ एक्स से इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, मैक्स एक्स, ठीक है, इसका
डायरेक्ट आंसर आप इस तरह कन्फ्यूज यदि होंगे, कन्फ्यूज इक्वाटोरियल एक्सियल में कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्सियल में भी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर भी एक्स नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सियल में मैक्सिमम होगा पोटेंशियल का वैल्यू, इक्वाटोरियल में पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंगल, यानी एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है, एंगल पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल का वैल्यू कितना होगा बिटवीन द वेक्टर पी एंड ई, एक पी वेक्टर है यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मोमेंट पी kept in an external electric field E हैज मैक्सिमम वैल्यू। यदि पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है जब उसको हम लोग एक्सियल लाइन में रखते हैं, ठीक है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के कारण, ठीक है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के कारण। तो देखिए पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि एंगल कितना होगा और मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है कब जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है आपका -1 यानी कॉस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, -1 और 180 डिग्री में, ठीक है, यानी -1 में होता है और -1 कब होगा, थीटा का कितना डिग्री में वैल्यू -1 होता है, 180 डिग्री में वैल्यू -1 होता है, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। यानी आपको क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना लेंगे ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपको मैक्सिमम, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तब वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये माइनस मतलब मैक्सिमम नहीं, माइनस मतलब मिनिमम नहीं सोचेगा कि कम है, माइनस तो ऐसे है क्योंकि उसका मैक्सिमम करने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू -1 होता है, लेकिन मैक्सिमम में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 और Q2, यानी आपको 2 चार्ज दे दिया, ठीक है। आपको किसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, पोटेंशियल का पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का पूछ रहा है, ठीक है, और कितना चार्ज के कारण पूछ रहा है, 2 चार्ज Q1 और Q2 के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। लोकेटेड एट पोजीशन R1 और R2, और दोनों का डिस्टेंस कितना दे दिया, R1 और R2 दे दिया, ठीक है। एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, एक प्लस एक Q1 के कारण चार्ज के कारण और Q2 चार्ज के कारण, तो इसका आपको एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q1 बटा R-R1 प्लस Q2 बटा R-R2, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेक अप 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको पूछ रहा है कि 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 1 जूल में क्या हो जाएगा आंसर, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्वेश्चन यदि आपको उल्टा इस तरह पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा, तो बस किसी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, बोलिए 1.6 × 10⁻19 इतना आपका जूल हो जाएगा। यदि आपसे सवाल में पूछे कि 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि आपसे पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया आपको ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। यदि आपको 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा तो क्या आंसर देना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल पूछेगा तो 1.6, तब फिर आपको आंसर क्या जानना है दिमाग में कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो बस यही कूलम की जगह में आपको जूल लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वाट वर्क मस्ट बी डन, आपको वर्क पूछ रहा है, वर्क का वैल्यू कितना होगा इन कैरिंग एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल को लाने में एक्रोस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो एक अल्फा पार्टिकल को लाने में हमको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हमको उत्पन्न कराना है, ठीक है। तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो हम लोग V बराबर क्या पढ़े, फॉर्मूला V बराबर पढ़े W/Q,
पढ़े। तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो डेल्टा भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से डब्ल्यू आपको पूछ रहा है कितना काम करना पड़ेगा, तो क्यू इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। यही वाला देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग यहीं पर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो क्यू बराबर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई पढ़ा है ना। तो देखिए एन और ई, तो एन का वैल्यू, ठीक है, एन का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, अल्फा पार्टिकल दे दिया है 2e। एन का वैल्यू आपको शायद नहीं दिया है, तो यहाँ पर 2e होगा, ठीक है, उसका वैल्यू 2। अल्फा पार्टिकल जब भी आपको मिलेगा तो नंबर ऑफ एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा 2e होगा, ठीक है, 2 होगा, 2 का एन बराबर 2 होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कहीं भी पूछेगा तो 2, और ई का ई है और डेल्टा भी का डेल्टा भी है, ठीक है, समझ में आ गया। 2 और ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी मैंने ऊपर में बताया था 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, सॉरी -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और इसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10 का पावर -19। तो देखिए यही वाला आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर वर्क पूछा था इसीलिए यहाँ पर जूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैन यू से डेट अर्थ इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पूछ रहा है कि क्या अर्थ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या अर्थ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है पहले आप बताइए। तो इसका मैंने वीडियो बताया था आपको स्पेशल वीडियो में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस को कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस को कहते हैं जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। यानी एक पॉइंट को यदि हम लोग ला रहे हैं इन्फिनिट से इस पॉइंट पर, तो हमको यदि डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, यानी मान लेते हैं हमको 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो इसी चार्ज को यदि हमको यहाँ पर भी लाना पड़ेगा तो हमको 2 जूल ही कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लाना पड़े तो 2 जूल ही कार्य करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल आपका कितना हो रहा है, सब पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है, सब पॉइंट पर हमको सेम कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, सेम कार्य करना पड़ रहा है। तो ऐसा सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या अर्थ को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में कह सकते। तो आंसर है कि यस, हाँ कह सकते हैं। कैसे, अर्थ इज ए कंडक्टर, हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक कंडक्टर होता है, सो इट्स सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, इसलिए इसका सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए 500 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इसको ध्यान से समझिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाँ हमको डाटा दिया है इसका मतलब इसका जीरो तो होगा नहीं आंसर। पहला बात, बच्चे इस तरह सोच लेते हैं, ऑप्शन दिया है, जीरो दिया है, कुछ दिया है, बहुत सारा कुछ दिया, 1000 दे दिया, 105 पॉइंट कुछ दे दिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ डाटा दिया इसका मतलब जीरो तो नहीं होगा, शुरू में ही जीरो को काट देते, जबकि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मच वर्क डन, यानी आपको डब्ल्यू निकालना है। पहला बात डब्ल्यू निकालना है इन मूविंग ए चार्ज 500 माइक्रोकूलम, ठीक है, आपको क्यू का वैल्यू दे दिया है 500 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखिए डब्ल्यू पूछ रहा है, क्यू दे दिया, अब तो बच्चे फिक्स रहेंगे कि इसका कुछ हमको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। तो पूछ रहा है कि चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बच्चे इसको ध्यान नहीं देते कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होता है। तो हर पॉइंट पर सेम होता है मतलब हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल का वैल्यू सेम होता, हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, डेल्टा भी का वैल्यू सेम होता है, यानी जीरो होता है, सेम होता है मतलब हर पॉइंट पर सेम। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर भी है 2 वोल्ट, यहाँ पर भी है 2 वोल्ट, यहाँ पर भी है 2 वोल्ट। तो इसका डेल्टा हम भी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा भी निकाल तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा ना, यानी डेल्टा भी मेरा हर पॉइंट पर सेम होता है इसीलिए जीरो हो जाएगा। तो अब चलिए आपका ही फॉर्मूला में मैं निकालता हूँ कि हम लोग पढ़े V बराबर W/Q पढ़े, और W बराबर होता है VQ, ठीक है। तो V यानी डेल्टा भी कर देते, तो डेल्टा भी ही जीरो है, तो 500 माइक्रोकूलम चाहे आप जो लेंगे भी ही मेरा डेल्टा भी ही मेरा जीरो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए ये भी है, यदि आपको कैलकुलेशन याद नहीं, मान लेते आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान देना कि कौन सा सरफेस पूछा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस पॉइंट से वहाँ तक लगेंगे चार्ज को तो उतना ही काम करना पड़ेगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक लगेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो उतना ही काम करना पड़ेगा। तो टोटल लगभग यदि आप देखा जाए तो हमको कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है एक सरफेस में, तो टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि राइट द फिजिकल क्वांटिटी, जिसका आपका एसआई यूनिट दे दिया कूलम पर वोल्ट। अच्छा बोलिए तो कूलम पर वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है, बोलने सकेंगे। अभी मैंने ऊपर में बताया था, सोचिए
कूलम पर वोल्ट, कूलम ऊपर में, वोल्ट नीचे में, ठीक है। तो देखिए कूलम पर वोल्ट यानी कूलम किसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का, और वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो ये किसका ऐसा यूनिट होता है जानते हैं? ये यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, कैपेसिटेंस। इसका मैंने स्पेशल वीडियो आपको बताया है, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है कि कितना आप चार्ज को होल्ड कर पा रहे हैं, यानी कितना एक सरफेस है, एक सरफेस एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है, ये अपना अंदर में कितना चार्ज को स्टोर करके रख पा रहा है, कितना चार्ज को स्टोर करके रख पा रहा है, यानी अपना अंदर में कलेक्ट करके कितना चार्ज को रख पा रहा है, यही इसका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, क्षमता कहते हैं। तो कैपेसिटी बराबर होता है चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, ठीक है, ठीक है। तो C बराबर यहाँ पर Q/V हो जाता है, ठीक है। देखिए बोलता है कि यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर एक ये है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज होल्ड, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है। तो जितना हम चार्ज देंगे उतना इसमें पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज देंगे, जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, सही बात है, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका मतलब इतना, इसका मतलब कि V डायरेक्टली, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, और V बराबर जैसे देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, तो C बराबर, सॉरी यहाँ पर इस पहले Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कर दीजिए, तो Q बराबर CV आएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और V का क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, कैपेसिटेंस का, ठीक है। इसका स्पेशल में वीडियो में भी मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ इस पोर्शन में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, तो कैपेसिटेंस का। और फिर आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए हमको चार्ज को होल्ड करवाना है, हमको चार्ज को वहाँ कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, तो हमको डायरेक्शन से क्या लेना देना, हमको चार्ज तो वहाँ पर भरना है बस, किसी भी हालत में। तो डायरेक्शन से यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं, इसीलिए इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस कैसा क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखिए कैपेसिटेंस का अभी फार्मूला मैंने क्या बताया था, Q/V। तो Q यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, AT होता है ना, AT। और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, M क्या होता है, mL², T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाए तो m⁻⁻1 हो जाएगा, m⁻⁻1, L⁻⁻2 हो जाएगा, L⁻⁻2, T⁻³ ऊपर जाएगा, और यहाँ पर T⁻+1 पहले से है तो T⁻+4 हो जाएगा। A⁻−1 है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर A⁻−1 है तो ऊपर जाएगा, तो A⁻+1, और यहाँ पर A पहले से +1 है तो A⁻+2 हो जाएगा। तो देखिए यही वाला लिखा है, m⁻−1, L⁻−2, T⁻+4, A⁻+2, बस यही आपसे पूछ रहा है। तो आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं, m⁻−1, L⁻−2, T⁻+4, A⁻+2, m⁻−1, L⁻−2, T⁻+4, A⁻+2। इस तरह आप याद भी कर सकते हैं। चाहे यदि आप निकालना जानते डायमेंशन फार्मूला किसी भी चीज़ का तो आप बहुत अच्छा, आप याद नहीं कीजिए, आप रटिए नहीं, ठीक है, यदि आप निकालना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कंडक्टर। आपको एक चार्ज कंडक्टर दे दिया, ठीक है। चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या है, चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर। तो इस तरह से कैपेसिटर होता है, ठीक है, 2 प्लेट होता है, ठीक है, 2 प्लेट होता है, जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। इसका स्पेशल वीडियो में मैंने बताया है, वो वाला भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नेट चार्ज पूछ रहा है आपको, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बोल रहा है कि चार्ज कंडक्टर में नेट चार्ज, तो चार्ज कंडक्टर मतलब चार्ज है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, 0। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, समझ में आ गया। यदि आपको कैपेसिटर के बारे में कंप्लीटली डिटेल चाहिए तो आप मेरा स्पेशल वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपका लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। थोड़ा यूट्यूब में चैनल में भी आप थोड़ा घूमिए, ठीक है, मेरा चैनल में, ठीक है, वहाँ पर आपको दिखे कि क्या क्या प्लेलिस्ट है, क्लास 11 का भी है, 12 का भी है, हर सब्जेक्ट का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिस पर्पस ऑफ यूजिंग ए कैपेसिटर। आप कैपेसिटर का यूज किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं। अच्छा, मोबाइल में बैटरी किस लिए होता है,
मोबाइल में बैटरी किस लिए होता है? चार्ज करने के लिए। चार्ज नहीं रहता तो क्या मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरह कैपेसिटर किस लिए होता है? टू स्टोर चार्ज, और चार्ज को स्टोर करने के लिए, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और साथ ही साथ एनर्जी भी उसमें होता है, लेकिन कैसा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है। यानी किस लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यानी देखिए, इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला को प्रूफ किया था कैसे आता है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का आप अलग अलग फार्मूला लिखकर बताइए। तो आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। यदि मान ले तो ऑप्शन में ये तीनों दे दिया, तो एक ऑप्शन ये वाला भी रहेगा, इनमें से सभी, तो आप उसको टिक करना है, ठीक है। इसमें आपका पहला फार्मूला होता है कि यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। सी क्या है? यहाँ पर कैपेसिटेंस है। भी क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछेगा और एक फार्मूला क्या, इसी को हम लोग कुछ तोड़कर या फिर दूसरा कहीं फार्मूला लगा करके हम लोग क्या फार्मूला निकालते, हाफ क्यू स्क्वायर भी। क्यू क्या है? चार्ज है। भी क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। एक और फार्मूला इसी को हम लोग कुछ छेड़छानी करके निकाल लेते हैं, क्या? हाफ क्यू सी। क्यू क्या है? चार्ज है। सी क्या है? कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का 3 फार्मूला होता है, 1 2 3। हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर भी, क्यू स्क्वायर बटे भी, और हाफ क्यू सी। हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बटे भी, और हाफ क्यू सी, ठीक है। याद कर लीजिए, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बटे भी, और हाफ क्यू सी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू स्फेयर ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज। आपको बोल रहा है कि 2 कैपेसिटर है, ठीक है, वो भी स्फेरिकल है, ठीक है। यानी इस तरह से एक कैपेसिटर है और इस तरह से एक कैपेसिटर है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि दोनों का यदि हम लोग रेडियाई यानी रेडियस को हम लोग, देखिए रेडियाई मतलब क्या होता है? बहुवचन होता है रेडियस का, ठीक है। जब एक या एक से अधिक रेडियस रहेगा ना, तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं, रेडियाई, ठीक है। जब देखिए 2 रेडियाई, ठीक है, जब 2 स्फेयर का 2 रेडियाई, ठीक है, और दोनों रेडिया को यदि हम लोग बढ़ा देंगे, यदि ये वाला पहले इतना छोटा था, अब इसको बढ़ा करके इतना कर देंगे, ये भी पहले इतना छोटा था, अब बढ़ा करके इतना कर देंगे, ठीक है। तो जब पहले ये इतना था तो ये कुछ इतना चार्ज स्टोर करता था, ठीक है, इतना चार्ज हम इसमें भर सकते थे, ठीक है, डाल सकते थे, ठीक है, इतना चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जब इसका रेडियस को हम बढ़ा देंगे तो इसमें तो और भी चार्ज हम रख सकते हैं ना। तो बोल रहा है कि आपसे क्वेश्चन कि यदि 2 आपको कैपेसिटर दे दिया है, ठीक है, और उसका रेडिया आपको दे दिया है, और उसका रेडिया, दोनों का रेडिया बढ़ा दिया, और दोनों का रेडिया हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा या गिरावट होगा? तो देख रहे कि यदि रेडियाई बढ़ रहा है तो उसमें हम और भी ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, यानी उसमें हम लोग चार्ज कैपेसिटेंस यानी उसका क्षमता क्या और बढ़ रहा है, स्टोर करने का, चार्ज को स्टोर करने का क्षमता बढ़ रहा है। रेडियाई बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। रेडिया कम कर देंगे तो कम चार्ज को अपने अंदर में कलेक्ट करके रखने से तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में आपको रिलेशन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन यही होता है, पी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं काई, और ई नीचे में ई है और ई वेक्टर, ठीक है, ठीक है। फिर से पी बराबर एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, पी बराबर काई एप्सिलॉन नॉट ई, या फिर पी बराबर एप्सिलॉन नॉट काई ई, पी बराबर एप्सिलॉन नॉट काई, पी बराबर एप्सिलॉन नॉट काई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, उसमें टेम्परेचर यदि हम बढ़ा देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है ना, वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एन एयर कैपेसिटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम रेजिंग इट्स पोटेंशियल टू 200 वोल्ट। शुरू में पोटेंशियल कितना था? V1 200 वोल्ट, ठीक है। तो रेज और फिर बढ़ाया जा रहा है
ठीक है, रेज करके हम लोग बढ़ा करके कितना कर दिए, 200 वोल्ट कर दिए। इट्स ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिए, ठीक है। और इट्स पोटेंशियल फॉल, अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज करने लग रहा है, ठीक है, फॉल करने लग रहा है। कितना तक, 50 वोल्ट तक। तो पहले कितना था, 200 वोल्ट। अब V2 कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट, इसमें कम हो गया। तो इसमें अब पूछ रहा है कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है K बराबर होता है V1/V2, बस 200/50 काट दीजिए 4 बार में। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। बी वैक्यूम में इतना था और डाइलेक्ट्रिक में 50 उसका वोल्ट कम हो गया, तो टोटल आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 4 आया, ठीक है। ये सब MCQ है, ठीक है। आपका ऑप्शन में रहेगा, आपको इस तरह से अपना बैक में कहीं सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इज देयर एनी कंडक्टर, ठीक है, विच कैन टेक अनलिमिटेड चार्ज। आपसे सवाल पूछ रहा है क्या कभी ऐसा भी कोई कंडक्टर है, क्या कोई ऐसा भी कोई चालक है जो अपने अंदर में असीमित चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। क्या ऐसा भी कोई दुनिया में कंडक्टर है जो अपने अंदर में असीमित चार्ज, इन्फिनिट चार्ज को अपने अंदर में स्टोर कर रख सकता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या धरती एक कंडक्टर है। तो हमने क्या किया था कि हाँ धरती एक कंडक्टर है। तो उसी तरह धरती एक ऐसा कंडक्टर है, धरती एक ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसा कैपेसिटर है जिसके पास ए लार्ज कैपेसिटर है, जिसके पास बहुत सारा क्षमता है क्या करने के लिए, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, या टेक अनलिमिटेड चार्ज, ठीक है, या स्टोर अनलिमिटेड चार्ज। अपने अंदर में अनलिमिटेड चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस है, लार्ज कैपेसिटेंस, किसके पास, धरती के पास, अर्थ के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। तो देखिए इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सियल पॉइंट पर। मैक्सिमम मैंने ट्रिक बताया था ना, मैक्सिमम एक्स से तो एक्सियल होगा, ठीक है, एक्सियल होगा। और मिनिमम है तो कहाँ होगा, इक्वाटोरियल होगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट पर। देखिए इक्वाटोरियल पॉइंट पर सबसे पहले मैंने ही बताया था कि आपको वहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम मिलेगा। तो सबसे कम मिलेगा जब हम लोग रेडियस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं ना, यानी डिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं ना, तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और कहाँ पर मैक्सिमम होता है, एक्सियल पर। मिनिमम कहाँ होता है, मिनिमम मतलब जीरो समझ लीजिए कहाँ पर होता है, इक्वाटोरियल पर, ठीक है। देखिए ट्रिक सब काम आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, इन टर्निंग इट फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू ए पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होता है, इस तरह होता है ना, होता है इस तरह, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी में यदि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का रख दिए, पहले क्या था, वो स्टेबल में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हम लोग डाइपोल को रखे थे। इधर डाइपोल किस तरह होता है, पहले नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का किधर था, इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में। ये स्टेबल था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ये स्टेबल में। अब बोल रहा है कि अब इसको हम लोग अनस्टेबल कर दिए। अनस्टेबल करने का मतलब है इसको खड़ा करके हम लोग इस तरह घुमा दिए, ठीक है, घुमा दिए। इसका मतलब अब पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज तो इधर चल गया, हाँ, नेगेटिव चार्ज तो पहले भी वहीं पर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो, और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी डाइपोल को हम लोग घुमा दिए। तो डाइपोल को घुमा दिए, यानी अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन अब इधर होने, पहले इधर था, अब इधर होने लगा, यानी अब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक डाइपोल जा रहा है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आ रहा है इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो बस अब हम लोग वर्क डन का एक्सप्रेशन कितना होता है, एक्सप्रेशन हमने निकाला है हमने, एक्सप्रेशन कितना होता है, W = PE,
पी क्या है डायपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, cos θ1 माइनस cos θ2। तो हम लोग पुट कर देंगे, पहले स्टेबल में कितना था 0 डिग्री, फिर हम लोग अनस्टेबल कर दिए, मतलब उसको पूरा खड़ा करके हम लोग पूरा अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, ठीक है। तो अब क्या एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है +1। तो -1 और -1 यहाँ +1 हो जाएगा, तो +1, ठीक है। तो देखिए अब मेरा W यानी एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा वर्क डन का +2 PE, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 PE। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वर्क डन क्या आपको एक्सप्रेशन निकालना है, जहाँ पर पहले डायपोल आपका स्टेबल में था यानी 0 डिग्री में था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अब उसको अनस्टेबल कर दिया यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में चल गया, तो आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन बताना था। तो यदि आपसे ऐसा ही वर्क डन का एक्सप्रेशन पूछता ड्यू टू डायपोल मोमेंट, तो बस ये वाला टिक कर देना चाहिए था। अब आपसे पूछ दिया कि स्टेबल था पहले से, अब उसको अनस्टेबल कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो W बराबर +2 PE हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क। समझिए, एक सर्कुलर आर्क यानी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आर्क किसको कहते हैं, ये इसको, ठीक है, इसको आर्क कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जीवा कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्क मतलब ये वाला, ठीक है। बोल रहा है कि इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर आर्क में हम लोग चार्ज को मूव करें, पहले चार्ज यहाँ था, पहले +Q चार्ज यहाँ था, अब हम लोग यहाँ कर दिए +Q चार्ज को, फिर यहाँ कर दिए +2 चार्ज को, मतलब हम लोग +Q चार्ज को घुमा रहे हैं, कहाँ पर सर्कुलर आर्क में, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। अब यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि अच्छा सेंटर है यहाँ तक, तो यहाँ से पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लेने में हमको कितना पोटेंशियल कार्य करना पड़ेगा, V पोटेंशियल कार्य करना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस तो सेम है R है। फिर यदि हम मान लेते हैं ये पॉइंट तो यहाँ चल गया, ये पॉइंट चार्ज तो यहाँ चल गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी तो डिस्टेंस वही है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V होगा। चाहे यहाँ पर ले आएंगे तो पोटेंशियल V R वही है यहाँ पर, यानी देख रहे कि पोटेंशियल मेरा सेम है हर पॉइंट पर, चाहे आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम है, इसीलिए टोटल हमको कितना क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क, तो काम करना पड़ा, तो हमको पोटेंशियल कुछ हो ही नहीं रहा है, पोटेंशियल उतना का उतना ही है, तो काम जितना हमको पहले करना पड़ रहा था उतना ही। तो आपको चेंज इन कार्य कितना होगा, चेंज इन कार्य यानी टोटल वर्क डन आपको कितना कर रहा हूँ 0 काम करना पड़ रहा है, हमको कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ऑफ द 5 कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। आपको 5 कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है 5 कैपेसिटर। पहला क्या है C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5। आपको बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा जो इस पूरा सर्किट को हैंडल करेगा, ठीक है। तो देखिए ये फिगर तो आप गौर से देखिए, ये फिगर कुछ इस तरह है, ये फिगर कुछ इस तरह है, यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर, यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर, लगभग सेम है। क्या यदि ये इधर होता है और ये इधर तो कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन यह देखिए ये इस तरह है और ये इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर यदि मन में ये और ये कट गया तो टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटर पूरा सर्किट का किस पर डिपेंड करेगा, C3 पर। ये तो अपने अपने में कट गया, तो C3 पर पूरा सर्किट का कैपेसिटर डिपेंड करेगा। तो वहीं पर आपको पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर किसके इक्वल होगा, तो C3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर 3 पर ही उसका सब डिपेंड करेगा। क्यों, इसका कारण द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 देखिए फिगर में देखिए C1 और C2 एज वेल एज C4 एंड C5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में बोल रहा है कि C1 एंड C2 एज वेल एज C4 एंड C5 हैव बीन शॉर्टेड, यानी बहुत कम हो जा रहा है, अपने आप में ही उन लोग कम कर दे ले रहा है, यानी बहुत कम मतलब कैंसिल कर ले रहा है। तो इस तरह टोटल कैपेसिटर किस पर डिपेंड करेगा, C3 पर, ठीक है। पूरा सर्किट का कैपेसिटर C3 पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप, ये आपका CBSE में बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन MCQ में, तो जैक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। कंप्लीट PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाला सारे वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल चुका है, ठीक है। यदि आप ज्वाइन नहीं किए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।